बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती, और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती, और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती, और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी, और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करम चली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है, कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए, दिन भर बस आराम ही करती रहती है।
माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़े जवान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा। अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ। वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारे बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है,
तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा ठीक है, अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा अब सारी बातें सच सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तू एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा
और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं। पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही प्यारी हंसमुख लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी नीली नीली आंखें और लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला के पिता ने अनुराधा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी थी, किंजल। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सिंड्रेला के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। माँ और पिता के गुजर जाने के बाद अनुराधा और किंजल सिंड्रेला पर बहुत ही अत्याचार करने लगी। ए लड़की, अब से तू इस घर में नहीं रहेगी। अब से तू घर के बाहर गाय के तबेले में रहेगी, समझ गई? हाँ माँ, और इसके कपड़े और ज्वेलरी कितने अच्छे हैं। माँ, मुझे इसके सारे कपड़े चाहिए, और जो ऊपर इसका बड़ा वाला कमरा है ना, उसमें अब से मैं सोऊंगी। बेटी, अब से इस मनुष्य का सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तू अब इस घर की इकलौती बेटी है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। अब से तुझे हम माँ बेटियों का सारा कहना मानना है और घर के सारे काम करने हैं, समझ गई? ठीक है माँ। इतना बोलकर सिंड्रेला फटे पुराने कपड़े पहनकर गायों के साथ तबेले में रहने चली जाती है। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहन दिन ब दिन उस पर खूब अत्याचार करते, उससे घर का सारा काम करवाते और रात को बिना खाना दिए गौशाला में बंद कर देते। सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, पूरे राज्य में राजकुमार के द्वारा एक घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी लड़कियां ध्यान से सुनो। अगले हफ्ते महल में सभा का आयोजन किया गया है। विवाह आयोग जितनी भी लड़कियां हैं, सभी को महल में आमंत्रित किया गया है। सभी लड़कियों को महल में आना अनिवार्य है। उसी दिन हमारे राज्य के राजकुमार कुंवर सिंह अपने जीवन संगिनी का चुनाव करेंगे। यह सूचना पाते ही सभी खुशी से झूम उठे। वहीं किंजल ने जैसे ही ये खबर सुनी, वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर सभा वाली बात बताती है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने बेटी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस राज की राजकुमारी तो तुम ही बनोगी। देखना, मैं तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि राजकुमार तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अब चलो, तुम्हारे लिए गाउन और सैंडल भी तो लाने हैं। हाँ माँ, चलो, फिर पार्लर भी तो जाना है, जल्दी से चलो। सिंड्रेला वहीं दूर खड़ी उदास मन से उनकी सारी बातें सुन रही थी। सिंड्रेला का भी सभा में जाने का बहुत ही मन था, लेकिन अपनी माँ और बहन के डर से वह कुछ नहीं बोली। इधर किंजल सभा में जाने की जोरों शोरों से तैयारियां कर रही थी। उसने अपने लिए 1 लाख का सब्यसाची का गाउन बनवाया। वह हर रोज अपने उस गाउन को पहनकर शीशे के सामने खुद को निहारती रहती। हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सभा में तो मैं ही सबसे सुंदर लगूंगी। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। आखिरकार सभा वाला दिन भी आ ही गया। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी आओ। कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे गाउन को प्रेस कर दो और मेरी सैंडल को अच्छे से पॉलिश कर दो। मुझे आज सभा में जाना है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए।
लगी। किंजल अब सभा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाह, मेरी बेटी तो आज बिल्कुल परी की तरह लग रही है। भगवान बुरी नजर से बचाए। तभी सिंड्रेला डरते डरते अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या मैं भी आप लोगों के साथ सभा में जा सकती हूँ? उन्होंने तो गांव की सभी युवा लड़कियों को बुलाया है ना? ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगी। शकल देखिए अपनी, बढ़िया ही सभा में जाने वाली। अरे राजकुमार को अपने लिए राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं, समझी? चलो माँ, हम चलते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा, कहीं देर ना हो जाए। और सुन नौकरानी, हमारे आने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? उनके जाने के बाद सिंड्रेला घर में अकेले बैठकर खूब रोती है। आखिर मैं सभा में क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? आज गांव की सभी लड़कियाँ कितनी खुशी खुशी सभा में गई है और एक मैं हूँ जो यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। सिंड्रेला रो ही रही थी कि तभी कमरे में अचानक एक प्रकाश हुआ और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत परी प्रकट हुई। प्यारी सिंड्रेला, चुप हो जाओ, उठो, मैं तुम्हें सभा में ले जाने आई हूँ। क्या सच में? पर मैं कैसे उस सभा में जा सकती हूँ? मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इतना बोलकर परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल देती है। सिंड्रेला उस दिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाउन पहन रखा था और उसके पाँव में चमचमाती हुई लाल सैंडल थी। सिंड्रेला, अब तुम सभा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम 12 बजे तक ही इस रूप में रहोगी। 12 बजे के बाद तुम फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। सिंड्रेला, अब तुम जाओ। सिंड्रेला परी का धन्यवाद कर सभा में चली जाती है। सिंड्रेला जैसे ही महल में प्रवेश करती है, सभी की नजर सिंड्रेला पर ही टिकी रहती है। सिंड्रेला पूरे सभा में सबसे सुंदर और मासूम लग रही थी। सिंड्रेला के इस बदले हुए रूप को उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ भी नहीं पहचान पाई और हैरानी से सब सिंड्रेला की तरफ ही देख रहे थे। सिंड्रेला आज वाकई सबसे प्यारी लग रही थी। तभी अचानक राजकुमार कुंवर सिंह की नजर सिंड्रेला पर गई। राजकुमार को सिंड्रेला पहली बार में ही पसंद आ गई और वो उनके पास जाकर उसे डांस करने के लिए पूछा। सिंड्रेला खुशी खुशी राजकुमार के साथ डांस करने के लिए हाँ कर देती है। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। हे भगवान, परी ने तो कहा था 12 बजते ही मैं फिर से वही फटे पुराने कपड़े में आ जाऊंगी। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी सिंड्रेला वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिंड्रेला राजकुमार की कोई बात नहीं सुनती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी भागते हुए उसकी एक लाल सैंडल वही महल में छूट जाती है जो सिंड्रेला के पीछे भागते वक्त राजकुमार को मिलता है। घर आकर सिंड्रेला राजकुमार के ही ख्यालों में खोई रहती है। पता नहीं अब मैं दोबारा राजकुमार से मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो मुझे कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं क्या करती। उन्होंने अगर मुझे इस हालत में देख लिया होता तो वो मुझे कभी नहीं अपनाते। ओफो, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहाँ वो राजकुमार और कहाँ मैं एक मामूली सी नौकरानी। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। सिंड्रेला रात की सारी बातें भूलकर अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसे बार बार राजकुमार का ही ख्याल आ रहा होता है। इधर राजकुमार अपने पूरे सैनिकों को उस लाल सैंडल वाली लड़की को ढूंढने में लगा देता है कि आखिर पता करो कि ये सैंडल किस लड़की का है। पता करते करते सैनिक सैंडल लेकर सिंड्रेला के घर पर भी आते हैं। आइए आइए, ये सैंडल तो मेरी बेटी किंजल का ही है। मैंने ही उसे ये लाल सैंडल दिलवाया था। लेकिन जब सैनिक ने उस लाल सैंडल को किंजल को पहनने को दिया तो वो उसके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर भी किंजल बोलती है, मेरी माँ ने आपसे बिल्कुल सही कहा था, ये मेरी ही सैंडल है। देखिए मेरे पैरों में कैसे आ गया। झूठ की भी हद होती है, ये सैंडल तो तुम्हारे पैरों से भी बड़ा है। इतना बोलकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर
गौशाला में काम कर रही सिंड्रेला पड़ जाती है। तुम कौन हो लड़की? तुम इस सैंडल को पहन के दिखाओ। अरे सैनिक जी, इस गरीब नौकरानी को कहाँ ये सैंडल आएगी? बेचारी ने जिंदगी में सैंडल पहनना तो दूर देखा भी नहीं है, उसे रहने दीजिए। तुम चुप करो। राजकुमार का हुक्म है सभी लड़कियों को सैंडल पहनाकर चेक किया जाए। तो तुम हमें हमारा काम ना ही सिखाओ तो बेहतर है। सिंड्रेला जैसे ही उस सैंडल को पहनती है, वह सैंडल उसके पैरों में बराबर आ जाता है। क्या ये सैंडल आपका है? जी, ये मेरा ही सैंडल है। फिर सिंड्रेला को सैनिक राजकुमार के पास लेकर आता है। सिंड्रेला को देखकर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम वही रात वाली प्यारी सी लड़की हो? तुम सभा से क्यों चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खैर, अब तो तुम मिल ही गई हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे सभा में सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की लगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सिंड्रेला के तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते। सिंड्रेला शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो जाती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।